बहुत स्वागत अभिनंदन RDX GS गुरु में। दोस्तों देखो, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। देखिए, अभी जो है कोई भी CSE यानी सिविल सर्विस एग्जाम, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो, यानी UPSC हो या स्टेट PSC हो, उसमें आजकल आप देख रहे हैं पेपर का कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है। यानी कि अभी आप जो मोटा मोटा सिंगल लाइनर या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ के उसको नहीं निकाल सकते। तो अभी जो ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, उसके हिसाब से आपको मंथली मैगजीन, जो कि अच्छी मैगजीन है, जैसे देखो ये मैगजीन है, विजन IAS की मैगजीन है। इसमें क्या है, आपको कोई भी करंट टॉपिक लेगा, करंट टॉपिक को उठाएंगे और उसको यूपीएससी के हिसाब से उसमें जो स्टैटिक पोर्शन है ना, उसको भी ये कवर करेगा। यानी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तैयारी किया है ना, वो सब जानते हैं कि सिविल सर्विस एग्जाम के लिए बाइबल है। इसको पढ़े बिना लगता नहीं है कि आप देखो, इसमें आपको क्या है, कंप्रहेंसिव पूरा तैयारी होती है। इसमें इसमें प्री की भी तैयारी होगी, मेंस की भी तैयारी हो रही है, साथ साथ इंटरव्यू की भी तैयारी हो रही है। इसमें पूरी तैयारी होती है इसमें। देखो, मेरा अभी प्लान है कि मैं आपको अभी सितंबर माह की ये मैगजीन में आपको शुरू कर रहा हूँ और इसको पूरा करवाऊंगा मैं आपको, है ना। आप बस इसको थोड़ा सपोर्ट देना और सितंबर से शुरू करेंगे। अक्टूबर के आगे अक्टूबर करेंगे, हाँ एक साथ नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, लेकिन संपूर्णता में इसको कंप्लीट करते चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन के साथ जोड़ते रहेंगे और आपको मैं बताता रहूँगा कि इसमें कौन सा प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस में इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्या क्या टॉपिक ऐड होंगे, और प्री में इसके लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं, क्या है हमको याद रखना है। इस तरह से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। आप कंप्रहेंसिव तैयारी करिए, पूरी तैयारी कीजिए और आपका प्री मेंस सब कुछ तैयारी एक साथ होता रहेगा, ठीक है। 2026 के लिए हम लोग जाते हैं। अगर हाँ 2025 वाले, मान लो आपको UP PCS 2025 में, हाल तो उसमें बड़ी अनियमितताएं चल रही हैं, अभी वो क्लियर ही नहीं हो रहा, कट ऑफ ही क्लियर नहीं हो रहा है। 80 85 कोई 82 84 कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है। उसको तो हमारे हाथ में है नहीं। आप जैसा करके आए हैं या नहीं भी किया है, आपने पहली बार दे रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने दिया भी है 25 वाला, तो जिसमें अगर हो जाएंगे तो मेंस के लिए तो ये रामबाण है भैया। ये 2025 का हो चाहे 26 का हो, रामबाण है, उसके लिए बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। फालतू चर्चा ना करते हुए शुरू करते हैं, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करना। ओके, चलो शुरू करते हैं। क्या है कहानी? हाँ, इसमें राज व्यवस्था से शुरू करेंगे हम। राज व्यवस्था इसे पार्ट वाइज ऐसे डिवाइड करता है, ठीक है। चलो देख लेना, आप लोगों ने पढ़ी होगी, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, तो बहुत देखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है किसी भी एग्जाम के लिए। मैं कह रहा हूँ सिपाही के लिए भी, कांस्टेबल के लिए भी, SSC के लिए भी, दिल्ली पुलिस के लिए भी और UPSI के लिए भी, सब के लिए कारगर है ये। क्योंकि आजकल क्वेश्चन थोड़ा टफ बना रहा है, हर जगह हर एग्जाम में टफ बनाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, एस्पिरेंट ज़्यादा आ रहे हैं और सीटें हो रही हैं कम। तो रेशियो, मतलब कम ये नहीं बोल रहा हूँ, गिनती में ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन रेशियो में कम हो रही है ना, परसेंटेज में कम हो रही हैं। तो उसके हिसाब से उनको छटनी करना है, इसलिए पेपर का लेवल टफ करना होगा। अभी देखा आर ओ यार, हम देखा 134 35 वाले भी बोल रहे हैं कि हमारा नहीं हुआ। तो इसलिए पेपर टफ नहीं बनाएगा तो आयोग की बेइज्जती होगी कि इतना इतने इतने मेरिट जा रही है, इसलिए वो टफ बनाएगा। देखो PCS का कैसे घुमाया था इस बार, है आपको संभलने का मौका ही नहीं दिया UP PCS 2025 में। चलो खैर, जो हुआ तो ठीक है, आगे तैयारी करते हैं, आगे समझते हैं। ओके चलो, क्या है अब पहला टॉपिक है इसमें, राजनीति का अपराधीकरण। क्या है भाई, सुर्खियों में क्या है अभी? एक एक NGO है, क्या है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ADR। इसकी एक रिपोर्ट आई है। उसने कहा है भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्य मंत्रिमंडल में 47% मंत्रियों पर विरुद्ध, मतलब उनके विरुद्ध आपराधिक मामले हैं। 47% का, सुन लो कितनी तगड़ा मामला है। अच्छा, और उसमें से 27% तो ऐसे हैं भैया जिनके पास, 27% के पास तो गंभीर मामले हैं, गंभीर आपराधिक मामले हैं 27% के पास, है ना। कितना, मतलब कितना गंभीर स्थिति है। तो उसी के इसलिए सुर्खी में आया टॉपिक। अब क्या है इसमें, पहले समझ लो राजनीति का अपराधीकरण होता क्या है भैया। राजनीति का अपराधीकरण से तात्पर्य क्या है? राजनीति एवं चुनावी प्रक्रिया में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों का प्रवेश और उनकी भागीदारी। यानी राजनीति और चुनावी प्रक्रिया में आपराधिक पृष्ठभूमि रखने वाले लोग उसमें शामिल हो जाते हैं और वहाँ अपनी सत्ता के साथ मिलकर वो काम करते हैं। यह है अपराधीकरण, है किसका? राजनीति का। अच्छा, इसके कारण क्या हो सकते हैं? कारण देखो, आप भी जानते हो, बस उनको लिखने के तरीका। अब देखो, ये मेंस में काम आएंगे। कोई पूछेगा कारण और उसका प्रभाव क्या है, ऐसे पूछेगा कि राजनीति में प्राधिकरण के कारण क्या है, उनके प्रभाव क्या है, या उनके उपाय क्या है, उनको दूर करने के उपाय क्या है, ये पूछ सकता है। मेंस में से पूछेगा। तो देख लो, कारण क्या है? राजनेता अपराधी का गठजोड़, दोनों को फायदा, एक सिम्बियोसिस रिलेशन बोलते हैं ना, उसमें क्या है, दोनों को फायदा होता है। कबक और सहवाग वाला, कबक सहवाल वाला नहीं होता है। तो उसमें देखो, राजनीतिक गठजोड़ से राजनीतिकों को फायदा होता है कि भाई वो बाहुबली जो हैं, जो ऐसे लोग हैं, वो पैसा देते हैं और बाहुबल से उनको चुनाव जितवाते हैं। और भैया उनको फायदा ये होता है कि उनको संरक्षण मिलता है, पुलिस वगैरह या फिर कोई एजेंसी उन पर हाथ नहीं डालती है। ये हो गया। दूसरा क्या है, अभी इसी के लिए बोहरा समिति। अब देखो,
प्री में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बोहरा समिति का संबंध किससे है। 1993 में आई थी बोहरा समिति, और यही है राजनेताओं का अपराधीकरण जो हो रहा है, मतलब अपराधियों के साथ राजनेता मिल रहे हैं, इसी के संबंधित इसी पर आई थी बोहरा समिति। कब? 1993 में। ठीक है, ये प्री में पूछ सकता है। अगला देखो, अच्छा दूसरा क्या कारण है इसका? विजयी होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। देखो, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं ना, उससे लोग डरते हैं। गांव की जनता या कहीं की भी जनता हो भाई, फालतू के पचड़े में नहीं पड़ना चाहती, इसलिए वो डरते हैं, उनसे डरते हैं। और इस रिपोर्ट के एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार इनकी सफलता की दर 15.3% है, जबकि जिन उम्मीदवारों के पास नॉर्मल है, जो जिनका आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है, उनको केवल 4% ही सफलता की दर है। देखो, तो कौन नहीं देगा भैया? राजनीतिक दल जो है उन्हीं को चाहेंगे जो उनको जिता के दे, उनको ही देंगे सीट। चुनावों की उच्च लागत, अच्छा खर्चा बहुत आता है चुनावों में, तो इनके पास पैसा होता है, इसलिए इनको आराम से इनको टिकट मिल जाती है, ये खर्चा भी कर ले जाते हैं। धीमी न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था बहुत धीमी, लचर व्यवस्था भैया, बहुत धीमी न्याय व्यवस्था है, इसलिए इन पर सेट ही नहीं हो पाता है। इन पर जो है अभी वाद ही चलते रहते हैं, तो ये क्लियर नहीं होने के कारण आराम से ये अपना राजनीति में भाग लेते थे। एडीआर की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 2009 से आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों की संख्या 55% की वृद्धि हो गई है। 2009 से 55% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अच्छा पहचान की राजनीति एक और कारण है। पहचान की राजनीति मतलब इनकी ऊपर राजनीति लोगों तो पहचान होती है। अच्छा जी, ये हो गया। अब एक चीज़ और देखो, इसमें देख लेते हैं इनके प्रभाव क्या क्या हो जाएंगे। अगर प्रभाव क्या होंगे इनके, अगर ऐसे लोग शामिल हो जाएंगे, प्रभाव क्या होगा? विश्वसनीयता का ह्रास आएगा, राजनीति में लोगों का जो विश्वास है ना वो कम हो जाएगा। कानून का उल्लंघन करने वाले, कानून बनाने वाले, मतलब जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, जो कानून, वही कानून बनाने वाले बन जाएंगे ना, रक्षक की भक्षक बन जाएगा वाली कहानी। अनुचित चुनाव प्रक्रिया, मतलब चुनाव प्रक्रिया में अनुचित साधनों का प्रयोग होगा, अनुचित तरीके से वही चुनाव होगा। संस्थागत भ्रष्टाचार, मतलब एक प्लान्ड और एक ऑर्गेनाइज्ड भ्रष्टाचार हो जाएगा भाई, सब लोग मिल गए, सब भ्रष्टाचार पनप रहा है, ये सब के प्रभाव हो जाएंगे। आगे देखो, राजनीति के अपराधीकरण को कम करने के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधान क्या है, ये देख लो। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1955 है, इसमें क्या है, धारा 8 बोलती है कि अगर कोई ऐसा अपराधी है जिसको 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो जाती है तो वो अयोग्य हो जाएगा। ठीक है जी, एक तो ये है। इसी के तहत राहुल गांधी जी को जो क्या हुआ था, सजा हुई थी, और उनका जो है उसका सांसद ही निरस्त कर दी गई थी, यही था, धारा 8 थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8। अच्छा, अगला धारा 11 क्या बोलती है? यह है कि निर्वाचन आयोग की अवधि, मतलब यार देखो, यह धारा निर्वाचन आयोग को अयोग्यता की अवधि घटाने या कम करने की शक्ति प्रदान करती है। किसको? निर्वाचन आयोग को। अच्छा, इसका उपयोग सितंबर 2019 में प्रेम सिंह तमांग की अयोग्यता अवधि कम करने के लिए किया गया था। धारा 11। 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। हालिया पहल क्या है? 130वां संविधान संशोधन आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या कहा गया है कि अगर 30 दिनों तक कोई भी पीएम या सीएम, मतलब अनुच्छेद 75 पीएम और 164 सीएम अगर जेल में रहता है तो वो अपने पद से हट जाएगा। ये बोला ना भाई, ये भी इसमें है। राजनीति के अपराधीकरण संबंधित न्यायिक निर्णय क्या है? भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, वही एडीआर है ना, इसी का है, 2002 का। भारत निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया गया, इसमें निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया गया कि वह उम्मीदवारों को सभी पूर्ण लंबित आपराधिक आरोपों, दोषसिद्धि और दी गई सजा की मात्रा का विवरण देने के लिए हलफनामे प्राप्त करें। अगला है लिली थॉमस बनाम भारत संघ, 2013 में आया ये। इसमें क्या गया? दोषी ठहराए गए और 2 या अधिक वर्षों के कारावास की सजा पाए गए वर्तमान विधायक को तत्काल अयोग्य घोषित किया जाए, लिली थॉमस वाले में। अब ये पूछ सकता है प्री में कि लिली थॉमस वाद कब आया था, किससे संबंधित है, ये पूछ सकता है। भारत संघ बनाम एसोसिएशन एडीआर 2002, कब, मतलब कब आया था एडीआर वाला और किससे संबंधित है, ये पूछ सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ, 2019 में आया। इसमें क्या है? राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड अपनी वेबसाइटों और सोशल मीडिया पर डालेंगे, ये निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, इसलिए आपको पता चल जाता है, नहीं तो पता, पहले तो पता ही नहीं चलता था। अब देखो आगे की राह देख लो, आगे की राह मतलब इसमें मेंस के हिसाब से सही है। देखो, झूठे हलफनामे अगर कोई देता है कैंडिडेट तो उसको जो है दंड देना चाहिए, न्यूनतम 2 वर्ष का कारावास, मतलब देखो उसको सजा का प्रावधान करना चाहिए झूठे हलफनामे देने पर। यह अनुशंसा 244वीं विधि आयोग की रिपोर्ट 2014 में जो आई थी उसमें दी गई थी। ये तो ये झूठे हलफनामे पर जेल होनी चाहिए। निर्वाचन के लिए समर्पित कोई पीठ हो, एक कोई पीठ बनाई जाए जो निर्वाचन के मामले को सुनवाई करे और जल्दी अपने फैसले दे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 11 की समीक्षा की जानी चाहिए। ठीक है, उसमें दोषसिद्धि को, अयोग्यता की अवधि को कम करने या निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार को बाहर रखा जाना चाहिए। मतलब निर्वाचन आयोग, कई बार आरोप लगते हैं कि निर्वाचन आयोग
भी इनसे मिल जाता है। इस तरह से निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार से अलग करना चाहिए, है ना। धारा 11 को जो ऊपर पढ़ी थी हमने। वित्तीय एवं पारदर्शिता समझना। अच्छा, राजनीतिक दलों को आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत लाया जाना चाहिए, तभी तो पता चलेगा पैसा कहाँ से आ रहा है, चंदा कहाँ से आ रहा है भाई, कौन दे रहा है। लोग क्रिमिनली दे रहे हैं तो उनको तो वो सीट देंगे ही देंगे। चलो ये हो गया। अगला देखो, न्यायिक लंबित। अगला टॉपिक है जुडिशरी डिपेंडेंसी। अब देखो सुर्खियों क्यों आया है। उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या अब तक के उच्चतम स्तर कितना, 88,417 पे पहुंच गई है केवल सुप्रीम कोर्ट में। एससी में है इतने, और हाई कोर्ट में कितने हैं? हाई कोर्ट में 63 लाख, है ना। उच्च न्यायालय में 63 लाख हैं, और जो निचले न्यायालय जिला न्यायालय है उसमें 4.6 करोड़ है। इसमें कितने, 4.6 करोड़। देख देख लो भैया कितना, मतलब कितने केस पेंडिंग है। मामलों के लंबित होने के कारण क्या क्या है, देखो समझते हैं लंबित होने के कारण। वैकल्पिक विवाद समाधान, एडीआर की अप्रभावशीलता, यानी एडीआर क्या समझो इसको, वो एडीआर नहीं है, वो एक एनजीओ है, ये दूसरी चीज़ है। एडीआर है ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन या रेजोल्यूशन, वो एडीआर है ना। इसकी ये अप्रभावशील है, मतलब ये प्रभावशीलता से काम नहीं कर रहा है, प्रभावशीलता से लागू नहीं किया जा सका, इसलिए एक तो कारण ये है। अच्छा, दूसरा क्या कारण है? ग्राम न्यायालय कई जगह हैं तो अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं, या उनको वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है, या फिर कई जगह हैं ही नहीं ग्राम न्यायालय जो मतलब काफ़ी हद तक ऐसे केसों को सॉल्व करते हैं। उनकी कमी या उनका न होना या उनको सही ढंग से काम न करना। प्रणालीगत और प्रक्रियात्मक अक्षमताएं। भारत में न्यायिक विलंब कई कारणों से होते हैं, जैसे बार बार अपील करना, बार बार स्थगन, झूठी मुकदमेबाजी, अस्पष्ट कानून, कानून भी अस्पष्ट हैं, कमजोर अनुपालन, ये सब के कारण भी ये जो है मुकदमे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो और क्या कारण हो सकते हैं। हाँ, न्यायिक अवसंरचना और तकनीकी खामियाँ। न्यायिक जो अवसंरचना है हमारी उसकी कमियाँ, तकनीकी कमियाँ मतलब देखो कर्मचारियों की कमी है उसमें, निजी अदालतों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जैसे सीमित तकनीकी है, हमें टेक्नोलॉजी बहुत कम है ना। डिजिटल टेक्नोलॉजी का बहुत कम योग प्रयोग हो रहा है। अगर हम मान लो हम प्रयोग भी करें बढ़ाएं तो हमारी जनता इतनी साक्षर नहीं है, ये भी प्रॉब्लम है एक। वित्तीय बाधाएं, पर्याप्त साधन नहीं है, पर्याप्त उनको फंड प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। जो इस तरह की जो संस्थाएं बनाई गई हैं जो इनको सॉल्व करेंगे, इन मुकदमों को कम करने के लिए कोशिश करें, या मुकदमे या न्यायालय हैं उनको फंड प्रॉपर रूप से नहीं मिल रहा है। देखो भारत रक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 2% खर्च करता है, 2%, और न्याय पर कितना कर रहा है? ओनली 0.1, मतलब 1% भी नहीं कर रहा, 0.1% न्याय व्यवस्था पर खर्च कर रहा है। तो पैसा ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से सुविधाएं मिलेंगी। अगला, सरकार एक प्रमुख वादी के रूप में। अब देखो सरकार क्या है, कई मामलों में लगभग 50% मामलों में सरकार अपने आप में वादी है, यानी सरकार ही खुद मुकदमा लड़ रही है। तो सॉल्यूशन क्या निकालेगी? वही मुकदमे में फंसी रहती है, तो और काम बाधित होंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम चल रही है। अगला देखता हूँ, न्यायालय लंबिता का प्रभाव क्या हो जाएगा। प्रभाव, अब देखो खतरनाक प्रभाव होते हैं। देखो क्या है, मूल अधिकारों का उल्लंघन। देखो हाँ, हसनैरा क्या है ना, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1979 मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि त्वरित न्याय पाना, यानी त्वरित न्याय, जल्दी न्याय पाना अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी कि ये क्या है, मूल अधिकार है। त्वरित न्याय पाना भी कहाँ पा रहे हैं भैया, 20-20 साल लग जा रही हैं लोगों को, ट्रायल में ही चलती है, ट्रायल चल रहा है, 20-20 साल हो गई हैं, और उसके बाद भी मुकदमा क्लियर होता है तो निकल मिलता है कि भैया बाइज्जत बरी। बताओ, अब मान लो बाइज्जत ही बरी है तो उसके 20 साल तो चले गए ना, जेल में निकाल दिए 20 साल। खैर, हमें तो इसे पढ़ने से मतलब है, लेकिन ये सोच के देखिए, सामाजिक निहितार्थ, कानून के शासन का कमजोर होता है। देखो कानून का शासन कमजोर हो रहा है, लोगों का विश्वास कम हो रहा है, कानून के तहत कार्रवाई हो ही नहीं पा रही है जब न्याय टाइम से नहीं मिल रहा है। गरीबों पर असमान प्रभाव। देखो सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है? गरीबों पर। अमीर जो हैं फिर भी इसमें जो खर्चा है उसको वहन कर लेंगे, उधर उधर से कर लेंगे, है ना, उनको इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। गरीब अपने दो वक्त की रोटी चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए ही जद्दोजहद कर रहा है, उसके पास ही दिक्कत हो रही है, तो भैया ये कैसे करेगा फिर, है ना। अब देखो एक डेटा है, 76% विचाराधीन कैदी बिना दोष सिद्धि के अभी जेल में बंद हैं। दोष सिद्धि नहीं हुई है 76% पे, तो कितना बड़ा डेटा है, 76% पे तो दोष सिद्धि ही नहीं हुई है। अगला, आर्थिक निहितार्थ क्या है इसके, आर्थिक। अब देखो देख रहे हो मेंस पे कैसे लिखना है, प्रभाव क्या क्या है, मतलब समाज पे क्या क्या प्रभाव है। समाज पे ये हो गए, कानून का शासन नहीं होगा, गरीबों पर ज़्यादा प्रभाव। आर्थिक में क्या है, मुकदमेबाजी बढ़ रही है तो लागत बढ़ रही है, लोगों की लागत बढ़ रही है, सरकार की लागत बढ़ रही है ना। अच्छा, रुकी हुई परियोजनाएं। अच्छा, जब पैसा उसी में खर्च हो जाएगा, मुकदमेबाजी में खर्च होगा, तो लोग अपने ऊपर भी खर्च नहीं कर पाएंगे, गरीबी बढ़ेगी, और साथ में जो परियोजनाओं पर खर्चा होना था वहाँ से काट के फंड इसमें लगाया जाएगा तो परियोजना भी रुक जाएंगी। या फिर मान लो कोई परियोजना आई और उसका कोई मुकदमा हो गया तो वो परियोजना बीच में रोकनी पड़ेगी। विश्वास में कमी होगी, जिस सरकार में विश्वास कम हो जाएगा लोगों का, है ना। जो सरकारी तंत्र है उसमें लोगों का विश्वास कम होगा, विश्वास में कमी आएगी। न्याय में देरी
इतनी व्यवस्थित हो गई है कि इसे एक नया बचाव, देखो अभी देखो, लोग जो है न्याय में देरी लाके एक नया बचाव की तरह यूज कर रहे हैं। तो ये खतरनाक स्थिति बनती जा रही है। मुकदमों के लंबित मामलों को कम करने के लिए सरकारी योजनाएं पहल क्या है? तो न्याय वितरण विधिक सुधार हेतु राष्ट्रीय मिशन, है ना, 2001 में एक मिशन लाया गया कि इनको न्याय वितरण कैसे किया जाए। न्यायपालिका के लिए अवसंरचना के विकास हेतु प्रायोजित योजना, अवसंरचना विकास, न्यायपालिका को अवसंरचना विकास कैसे किया जाए उसके लिए पहल आई गई। ई कोर्ट मिशन, मतलब ई कोर्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट, ऑनलाइन कोर्ट की व्यवस्था की गई है, चरण 1 चरण 2 चरण 3 में ऐसे करके, है ना। इसमें एक ऐप है ना, जस्टिस ऐप, इस तरह की ऐपों का ई फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल कोर्ट, वर्चुअल जस्टिस, है ना, न्यायाधीशों के लिए जस्टिस ऐप, इस तरह की योजनाएं लाई गई हैं जिससे क्या है, जल्दी निपटान किया जा सके। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 के अंतर्गत वाणिज्यिक विवाद, जो वाणिज्यिक विवाद होते हैं ना, जो पैसे से संबंधित विवाद, उनको तुरंत और जल्दी से जल्दी और कम समय में उनको निपटान किया जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की गई है जिसमें एनआईए कोर्ट, पॉक्सो कोर्ट, इस तरह के कोर्ट जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट, जल्दी समाधान हो। और ये एडीआर, वही बोल रहा था ना, एडीआर, वैकल्पिक विवाद समाधान, यानी अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन तंत्र का विकास किया गया है। आगे की राह क्या है? एक केंद्रीय प्राधिकरण की व्यवस्था की जाए कि ऐसे मामलों को देखे और उनको किस तरह से जल्दी निपटान किया जा सके। अच्छा, राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण, यानी नेशनल जुडिशियरी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, प्राधिकरण अथॉरिटी, इसका स्थापना किया जाए, जिसकी इसको जो है ना एनजीआई की स्थापना का प्रस्ताव पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन, न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना साहब द्वारा 2021 में दिया गया था, व्यवस्था दिया था। अच्छा, एआई वगैरह, टेक्नोलॉजी के साथ एआई का, जैसे एआई देख रहे हैं अब देखो एआई का तो आप हर जगह यूज़ करना, अभी किसी भी टॉपिक में एआई को डालना ही है, किसी भी टॉपिक, समाज के विकास में, समाज को कमज़ोर करने के विकास तरीके में, इन सब में एआई को टॉपिक जरूर डालना है। तो एआई यहाँ भी देखो घुमा दिया है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्षमता को पता लगाना और इसका कैसे बेहतर, लोगों को बेहतर काम के लिए इसका कैसे उपयोग किया जाए, इसको यूज कर सकते हैं हम। तदर्थ न्यायाधीश, आर्टिकल 128 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 224A के तहत हाई कोर्ट में, ये जो है तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा इसमें कि ये जो है ना, रिटायर्ड न्यायाधीश जो होते हैं ना, उनको गढ़ पूर्ति के लिए या कोरम पूर्ति के लिए इनको नियुक्त कर लेते हैं। लेकिन ये क्या है, न्यायाधीश नहीं माने जाएंगे, लेकिन इनको सुविधाएं और इनको प्रिविलेज तो मिलेगा, लेकिन ये न्यायाधीश नहीं माने जाएंगे। मतलब ये भी एक तरीका है इसको जल्दी निपटान करने के लिए। ठीक है जी, चल अगला देखते हैं आगे क्या बोलता है। हाँ, अच्छा, एक मिनट, हाँ, लक्ष्य और समय सीमा, देखो लक्ष्य, सभी को लक्ष्य दे दिया जाए कि आपको भाई एक हाई कोर्ट में ये जज इतना सुनवाई करेंगे और इसको इतने टाइम में, देखो 100% कोई चीज़ पूरी नहीं हो सकती, लेकिन एक लक्ष्य दे दिया जाए कि आप जब तक इसका समाधान करेंगे, कि आप इतने दिन में समाधान करेंगे, ठीक है, इस तरह से लक्ष्य दे दिया जाए। ओके, और द्विमासिक या त्रैमासिक निष्पादन परीक्षा, समीक्षा की जानी चाहिए, समीक्षा हो, इसकी प्रॉपर समीक्षा हो, स्थगन को नियंत्रित किया जाए, फालतू के जो स्थगन हो रहे हैं ना उन पर कंट्रोल किया जाए, मुकदमेबाजी प्रथाओं में सुधार किया जाए, मतलब वही एडीआर का यूज़ किया जाए, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लिख रखा है ना मैं, इसका यूज़ किया जाए, फालतू के मुकदमेबाजी को हतोत्साहित किया जाए, रोका जाए, एडीआर तंत्र को स्थापित करना, वही लिख रहा है ना। ठीक है, अब देखो ये खत्म हो गया। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, क्या है जी, नेशनल मेडिकल कमीशन, एनएमसी क्या है, क्यों चर्चा में? अभी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने हाल ही में अपने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2019 के अधिनियम, राष्ट्रीय चिकित्सा अधिनियम 2019 के तहत एक वैधानिक, अब यही पूछ लेगा, प्रीम पूछ लेगा कि जो एनएमसी है ये क्या है, संवैधानिक है, वैधानिक है या कानूनी निकाय, क्या है? ये एक वैधानिक निकाय, ठीक है जी, क्या है, वैधानिक निकाय है। और 25 सितंबर 2020 से प्रभावी हुआ, कब से? 25 सितंबर 2020 से ये प्रभावी हुआ, स्थापना हुई है इसकी। अच्छा, अब देखो इसकी संरचना क्या है, इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक 10 पदेन सदस्य होंगे और 20 अंशकालिक सदस्य होंगे, इसकी होगी अब संरचना। 4 स्थापित स्वायत्त बोर्ड होंगे, कौन से? स्नातक चिकित्सा बोर्ड, स्नातकोत्तर चिकित्सा बोर्ड और चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड, एथिक्स और मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, ये 4 इसमें बोर्ड होंगे। ठीक है जी, चलो दूसरा ले लेता हूँ। एनएमसी के साथ समस्याएं क्या क्या हैं, समस्याएं देख लो भैया, समस्याएं क्या होंगी? शासन संबंधी अंतर, डॉक्टरों का प्रभुत्व वाला निकाय होने के कारण जवाबदेही सीमित है, इसकी जवाबदेही सीमित है। एनएमसी के केवल पंजीकृत, ये जो है केवल पंजीकृत चिकित्सकों को ही अपील करने की अनुमति देता है, गैर पंजीकृत को नहीं, तो ये भी एक समस्या है। अच्छा, शुल्क विनियमन, यह केवल 50% निजी सीटों के लिए शुल्क नियंत्रित करता है, अन्य सीटों पर अतिरिक्त शुल्क वसूले जाने की आशंका बनी रहती है, जिससे गरीब छात्रों के लिए प्रवेश कठिन हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा,
अब देखो इसके देख लेते हैं एक बार कार्य एनएमसी के। एक मिनट, और भी है क्या इसमें कुछ? हाँ, अभी ये है बचा हुआ, तो इसको देख ले एक बार। एक मिनट, इसको कंप्लीट करते हैं। नैतिकता परीक्षण, नैतिकता का निरीक्षण। कदाचार के मामलों को न्यायिक विशेषज्ञता या किसी निश्चित समय सीमा के बिना निपटाया जाता है, जिससे निष्पक्षता को लेकर चिंताएं उत्पन्न होती हैं। मतलब निष्पक्षता और नैतिकता में थोड़ा सा उलझन रहता है। राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर में चिकित्सा मतलब एनएमआर जो है, चिकित्सकों की योग्यता को अद्यतन सत्यापन करने की प्रक्रिया बहुत धीमी है। ये भी एक प्रॉब्लम है। निष्कर्ष बाद में देखेंगे, निष्कर्ष देख लें, कार्य बाद में देख लेते हैं। निष्कर्ष, चिकित्सा समाधान के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिर भी पारदर्शिता, जवाबदेही, विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के निर्माण के लिए सुलभता, नैतिक निरीक्षण, समावेशता से जुड़ी चिंताओं का समाधान आवश्यक है। ये तो मतलब पॉजिटिव नोट पर खत्म करना है। अब देखो इसके कार्य क्या होते हैं। एनएमसी के कार्य समझ लो। नीति और मानक तय करता है, किसके लिए? चिकित्सा शिक्षा में, जो नीट वगैरह है ना, उसके लिए। चिकित्सा शिक्षा में उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए संस्थानों, अनुसंधानों, पेशेवरों को विनियमित करने के लिए नीतियां बनाता है। स्वास्थ्य सेवा योजना, स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं और संसाधनों का प्रभावी ढंग से मानचित्रण करता है। समन्वय, बोर्डों और परिषदों को सुचारू रूप से बनाने के लिए उनके बीच समन्वय स्थापित करता है। निरीक्षण करता है, किसका? अनुपालन की निगरानी करना और अपीलों का कुशलतापूर्वक निपटान करता है। कार्य इसके पूछेगा, कार्य सही इनमें से कौन सा एनएमसी का कार्य नहीं है, ऐसे पूछ लेगा। इनमें 3 डाल देगा, एक कुशल डाल देगा, ऐसे पूछता है क्वेश्चन प्री में। नैतिकता, पेशेवर आचरण मानकों को सख्ती से लागू करना। अच्छा, शुल्क विनियमन, निजी और डीम्ड विद कॉलेजों को 50% सीटों के लिए शुल्क, केवल 50, ये तो एक समस्या भी है ना, 50% सीटों को ही निर्धारित करता है। लाइसेंसिंग, सामुदायिक स्वास्थ्य प्रथाओं को सीमित लाइसेंस प्रदान करता है। ठीक है, चल अब देखो अगला टॉपिक है संक्षिप्त सुर्खियों में क्या है। देखो, हाँ, भारतीय और फ्रांसीसी राजनीतिक प्रणालियाँ मतलब कभी चर्चा में आ गई हैं। क्यों आई है फ्रांसीसी राजनीतिक प्रणाली चर्चा में आ गई? हुआ क्या है समझ लो पहले। हाल ही में फ्रांस की संसद ने प्रधानमंत्री के साथ साथ वहाँ की सरकार को हटाने के लिए मतदान किया है, इसलिए ये चर्चा में आ गई है। भारतीय और फ्रांसीसी राजनीतिक प्रणालियों की बीच तुलना हम कर लेते हैं, उसमें क्या समानताएं और क्या असमानताएं। समानता देख लेते हैं। दोनों जगह गणतंत्रीय शासन प्रणाली है, दो सदनीय विधायिका है, लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित शासन प्रणाली है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, तो हमने लिया ही फ्रांस से है, तो ये इसके अपनाया गया। ठीक है, अब देखो भिन्नताएं क्या, भिन्नताएं, डिफरेंस देख लो। डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। हाँ देखो क्या है डिफरेंस। चलो संवैधानिक मॉडल देख लेते हैं। भारत का क्या है? संसदीय गणतंत्र है भारत में, तो वहाँ क्या है? अर्धराष्ट्राध्यक्षीय प्रणाली है, जिसमें 2 कार्यपालिका होते हैं, यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अलग अलग कार्यपालिका होते हैं। राष्ट्रपति अलग कार्यपालिका और प्रधानमंत्री अलग कार्यपालिका। मुझे गारंटी दे रहा हूँ आपने पढ़ा नहीं होगा, इसको समझ लेना। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है प्री और मेन से, दोनों में ही। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया देखते हैं, तो आपको तो पता है भारत में क्या है? एकल संक्रमण मत प्रणाली, गुप्त मतदान से होगा, अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। फ्रांस में क्या है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जो हमारे यहाँ होता है ना, जो एमएलए एमपी चुनने में, उस तरह से होता है और प्रत्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री का चयन और हटाना, हमारे यहाँ क्या है? लोकसभा से ही चुना जाएगा, कहीं से भी चुना जा सकता है। लोकसभा मतलब एक लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है। वहाँ क्या सिस्टम है? प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और लेकिन उसे नेशनल असेंबली का विश्वास होना चाहिए। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, किसी को भी कर सकता है, लेकिन नेशनल असेंबली का विश्वास उसमें होना चाहिए। संघीय ढांचा क्या है हमारे यहाँ? क्या है? सेमी यूनिलेटरल, मतलब हमारे क्या? अर्धसंघीय है, फेडरल नहीं हम, न पूरे फेडरल हैं और ना ही हम एकात्मक हैं, तो हम अर्धसंघीय हैं। ये क्या है? एकात्मक है। वो क्या है? एकात्मक है, सेंट्रलाइज सिस्टम है वहाँ पे। पंथ निरपेक्षता का क्या मतलब? पंथ निरपेक्षता मतलब धार्मिक मामलों का क्या दृष्टिकोण है? सकारात्मक दृष्टिकोण है हमारे यहाँ। क्या है? राज्य तटस्थ रहता है, राज्य का कोई मतलब नहीं है, लेकिन सुधार अगर करना है तो हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे अपरसता का अंत सबरीमाला केस में जो किया था ना, उसमें कर सकता है, लेकिन तटस्थ रहता है राज्य। फ्रांस में क्या है? लेसिटी सिस्टम। लेसिटी क्या होता है भाई? सख्ती से पालन करता है, मतलब धर्म और राज्य का पूरी तरह से अलग रहता है, सख्ती से रहेगा, कोई मतलब ही नहीं है। देखो अब आपने धार्मिक प्रतीकों या कुछ पहनावे वगैरह पर रोक, देखे होंगे बुर्खा पर रोक लगाई थी कुछ दिन पहले, तो इस तरह के जो निर्णय वहाँ लिए जाते हैं। ठीक है, चल अगला देखते हैं। अगला क्या टॉपिक है? हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखते हैं अभी क्या है मामला। हाँ जी ठीक है, ओके, एक बार सेट कर लेते हैं। चल हाँ, विशाखापट्टनम घोषणा पत्र क्या हुआ है? देखो अभी विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन है क्या मामला, ये समझते हैं। इस घोषणा पत्र को 28वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में। ये देखो कहाँ हुआ? ये 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम हुआ। इसमें इसको अपनाया गया है। क्या इसमें? इसके प्रमुख प्रावधानों पर एक नज़र डालते हैं, क्या क्या प्रावधान है भैया इसमें। देखो, राष्ट्रीय दृष्टिकोण, देखो समावेशी नागरिक और
मतलब इसका क्या दृष्टिकोण है, राष्ट्रीय दृष्टिकोण को अपनाता है, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन पर बल देता है, प्रौद्योगिकी आधारित शासन को महत्व देता है, AI ML ब्लॉकचेन इस तरह का, और मतलब डेटा एनालिसिस वगैरह पर, बहुभाषा, वास्तविक समय आधारित, क्षेत्रक विशिष्ट नागरिक सेवाएं, इन सब पर फोकस करता है। नैतिकता और पारदर्शिता अपनाने की जरूरत पर बल देता है, नैतिकता रहेगी और पारदर्शिता अपनाई जाए, इससे बल देता है। अच्छा, सफल मॉडल का विस्तार, जैसे पूरे देश में कहीं भी सफल मॉडल है उनको यूज करने की सलाह देता है। जैसे संपदा है कहाँ का, मध्य प्रदेश का, उसका वो जो देश में बढ़िया बढ़िया मॉडल है ना, ई मॉडल, उनको अपनाने की सलाह देता है। ई खाता बेंगलुरु वाला, रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र, NHAI का ड्रोन एनालिटिक मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये कहाँ कहाँ का, ये भी पूछ सकता है। देखो जैसे संपदा कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश का, ई खाता बेंगलुरु का, रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र का, इस तरह के पूछ सकता है प्री में। जमीनी स्तर समावेशी विकास, अब देखो भौगोलिक पहुंच, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस प्रणाली के ढांचे के तहत कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी और बढ़ाने, कहाँ कहाँ तक, उत्तर पूर्वी लद्दाख तक भी पहुंचाने के लिए ये बल देता है। सफल पंचायत डिजिटल मॉडल्स का पूरा देश में विस्तार हो, महिलाओं युवाओं आदि को लक्षित कर सफल पंचायत जो देश में चल रही है, जैसे महाराष्ट्र की है ना ये पंचायत प्रणाली, रोहिणी ग्राम पंचायत, इस तरह की उनको पूरे देश में अपनाया जाए, ये सुझाव देता है। साइबर सुरक्षा और क्षमता निर्माण, साइबर सुरक्षा पर काम किया जाए, क्षमता निर्माण किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, इस पर काम करता है। अच्छा, कृषि और संधारणीयता, नेशनल एग्रीटेक जैसे मिशनों के माध्यम से कृषि में सस्टेनेबिलिटी लाई जाए और क्या किया जाए, कृषि को संधारणीय बनाया जाए, उनका विकास किया जाए। ठीक है, अन्य पहले क्या कहें, सरकार उद्योग एवं अन्य साझेदारों के सहयोग से बड़े पैमाने पर डिजिटल समाधान विकसित करना, उदाहरण के लिए विशाखापट्टनम को IT और नवाचार केंद्र बनाना, ये सब मतलब ये तो एक नॉर्मल कॉमन सी बात है। अब देखो इससे संबंधित अन्य बातें क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना क्या इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना, अल्बानिया को दुनिया का पहला AI मंत्री नियुक्त किया गया है। अल्बानिया में दुनिया का पहला, ये इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए ठीक है। अच्छा, AI जनित, ये क्या है, AI जनित एक बॉट है, चैटबॉट है, इसे डायला नाम दिया गया, क्या दिया, डायला नाम, क्या दिया गया, डायला नाम है, डायला, इसको डायला नाम दिया गया। ठीक है। अच्छा, सभी सरकारी योजनाओं के सार्वजनिक सेंटर का प्रबंधन और आवंटन करेगा, इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और भ्रष्टाचार को कम करना है। अल्बानिया हम शुरू किया है, AI मंत्री डायला नाम है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होगा प्री के लिए। अगला देखो, अभी एक कानून आया है, एक ऑर्डर आया है, क्या है, अप्रवास और विदेशी विषयक उन्मुक्ति आदेश 2025, यानी इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एग्जेम्पशन ऑर्डर 2025 आया। क्या है ये, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये जो है ऑर्डर अभी अधिसूचित किया है, इसको अभी अधिसूचित किया, क्या किया है, अधिसूचित किया है। ठीक है, ओके, इसको अभी अधिसूचित किया है। अच्छा, निम्नलिखित, अच्छा इसमें इसके तहत क्या है, अब देखो इनके लिए वीजा और पासपोर्ट से उन्मुक्ति प्रदान की, इसको भारतीय सशस्त्र बल को इनको उन्मुक्ति मतलब छूट दी गई है, किससे, वीजा और पासपोर्ट से, भारतीय, नेपाली और भूटानी नागरिकों को निर्धारित सीमा पर। अच्छा, वैध पंजीकरण और निवेश परमिट धारकों को इनको छूट दी गई है ना। चलो और बाकी, हाँ, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2024 तक भारत में निर्धारित धार्मिक अल्पसंख्यकों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी और ईसाई, इनको भले ही उनके पास वैध दस्तावेज न हो, इनको भी छूट दी गई है। ठीक है, पंजीकृत श्रीलंकाई तमिल नागरिकों को 9 जनवरी 2025 तक जो भारत में शरण ले चुके हैं उनको भी छूट दी गई है। ठीक है। अगला, वीजा संबंधी उन्मुक्ति निम्नलिखित पर लागू होगी, राजनयिक, आधिकारिक, पासपोर्ट धारक, वीजा ऑन अराइवल के लिए पात्र विदेशी पर, नौसेना के युद्धपोतों पर, कुछ विदेशी सैन्य कर्मियों पर, इन पर भी। ठीक है, चलो ये तो ऐड है। हाँ, अगर देखो आप अब ये पढ़ लिए, आपको क्वेश्चन लगाना है तो देखो ये क्विज लगा सकते हैं यहाँ से स्कैन करके, गूगल कैमरा से स्कैन करके यहाँ पे क्विज लगाई, क्विज का प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे क्या है ना, ये पढ़ लिए प्रैक्टिस हो जाएगी तो बस आपका 4 चांद लग जाएंगे एकदम। चलिए, तो हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़े, कितना टाइम हो गया, अभी है थोड़ा, चलिए कर लेते हैं, एक संबंध पढ़ लेते हैं। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या है, SCO पढ़ लेते हैं। अभी SCO बहुत हाईलाइटेड रहा है, क्या है SCO मामला। SCO में देखो, शंघाई सहयोग संगठन, SCO की हाल ही में मीटिंग हुई, कहाँ पे, चीन के तियानजिन में, ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, तियानजिन में हुई है। ठीक है, 2025 वाली, क्या है इसमें तियानजिन घोषणा को अपनाया गया है। 2025-26 के लिए SCO की अध्यक्षता कौन करेगा, अगला किर्गिस्तान गणराज्य, किर्गिज गणराज्य को सौंपी गई है। कब की, अगले की अध्यक्षता किसको सौंपी गई है, किर्गिज गणराज्य को सौंपी गई है। ओके, चलो, तो यह SCO को 2035 तक SCO विकास रणनीति को अपनाया गया है। SCO सदस्यों ने 2035 तक SCO विकास रणनीति को अपना लिया गया है। वार्ता भागीदारों और पर्यवेक्षकों को विलय करके एक नई श्रेणी, कौन सी, SCO भागीदार देश, नई श्रेणी विकसित की गई है। लाओस को एक भागीदार देश के रूप में शामिल किया, लाओस कौन सा, लाओस भागीदार देश के रूप में शामिल हुआ है। SCO में अब 27 देश हो गए, 10 तो परमानेंट हैं, 17 भागीदार हो गए, 27 देश हैं SCO। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला, सुरक्षा और
आतंकवाद रोधी, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसकी इसमें निंदा की गई। बस ये जस्ट समझ लो। अब देखो ये थोड़ा समझ लो। भारत द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अब में CCIT क्या है? CCIT मतलब कंप्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, कंप्रिहेंशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को अपनाने पर जोर दिया। CCIT भारत ने प्रस्तावित किया, उस पर अपनाने पर जोर दिया। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब CCIT क्या है? 1996 में भारत द्वारा प्रस्तुत की गई एक प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र संधि है, UN ट्रीटी है एक। उद्देश्य क्या है? आतंकवाद के सभी प्रारूपों को आपराधिक कृत्य मानने और उनके उन्मूलन के लिए सार्वभौमिक ढांचा तैयार करना, ढांचा निर्मित करना। CCIT के तहत 1996 में आई थी। SCO एंटी ड्रग सेंटर और सुरक्षा संबंधी खतरों का मुकाबला करने के लिए सार्वभौमिक केंद्र स्थापित करने पर SCO के अंदर समझौता हुआ है। वैश्विक गवर्नेंस और व्यापार पर क्या हुआ है? चीन द्वारा प्रस्तावित ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव GGI, ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव का समर्थन किया गया चीन द्वारा। अच्छा जी। SCO निर्यात ऋण और निवेश तंत्र, SCO विकास बैंक की स्थापना के लिए कदम बढ़ाएगा, ये भी बात की गई है। SCO विकास बैंक का उद्देश्य पूरे समूह में अवसंरचना और विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करना। साथ ही इसका उद्देश्य क्या है? SCO विकास बैंक जो बनेगा उसका उद्देश्य क्या होगा? उसका उद्देश्य होगा कि भैया यूरेशिया को पश्चिम वित्तीय संस्थाओं जैसे ये है ना, ये जैसे ये विश्व बैंक हैं, इस तरह की संस्थाओं से गैर डॉलर, नॉन डॉलर और कम शर्तों वाली यानी लो कंडीशनलिटी वित्तीय सहायता इनको उपलब्ध कराएगा वो, है ना। जैसे वो कराते हैं ना विश्व बैंक, वो कंडीशन के साथ कराते हैं, लेकिन अभी कम कंडीशन के साथ उपलब्ध कराएगा। ये है तकनीकी सहयोग। SCO सदस्य अब चीन की बेइदोउ, ये है ना बेइदोउ उपग्रह प्रणाली, बेइदोउ उपग्रह प्रणाली BDS का उपयोग कर सकते हैं। मतलब इसने चीन ने इसको सबको बोल दिया कि आप लोग हमारी इसको यूज़ कर सकते हैं, बेइदोउ उपग्रह प्रणाली को। BDS एक वैश्विक उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है, जैसे GPS है ना, GPS है, और अपना नाविक है, नाविक उसकी तरह है ये, उसको यूज कर सकते हैं। अन्य प्रमुख परिणाम क्या हुए? भारत के वैश्विक विजन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य को मानती। इंपॉर्टेंट है, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। कहाँ ये शुरू किया गया? ये पूछ सकता है प्री में, तो कहाँ? SCO में। साथ ही समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत में नेतृत्वकारी भूमिका का स्वीकार किया गया है। भारत ने सांस्कृतिक कूटनीति, लोगों के बीच परस्पर विनिमय और सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए सभ्यतागत संवाद मंच का प्रस्ताव भी रखा है। चलो भारत चीन संबंध, अच्छा थोड़ा बड़ा है, चलो इसको यहीं रोकते हैं आज। ओके, थोड़ा शेयर करिए इसको, आज पहला दिन था, कल से प्रॉपर अपना टॉपिक पे काम करेंगे, है ना। चलो थैंक यू सो मच, थोड़ा शेयर वेयर करिए। आपको बहुत बहुत ज़रूरी है ये, किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम में कोई भी एग्जाम देना तो इसको पढ़िए, बढ़िया से समझिए और इसको तैयार करते रहिए। करंट का झंझट खत्म और स्टैटिक पोर्शन भी साथ के साथ तैयार, मैथ के साथ तैयार, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, जय हिंद। थोड़ा शेयर वेयर करिए, सब्सक्राइब वगैरह कर रहिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।